पॉइंट है जो उन्होंने कहा था, भगोड़ों को सजा और मॉब लिंचिंग पर कठोर सजा। हम देख रहे हैं 2014 के बाद से हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग की कहानियों पर मीडिया ने कुछ अत्यधिक ही ध्यान देना शुरू कर दिया है। अगर हम बात करें मॉब लिंचिंग की शुरुआत की, तो मॉब लिंचिंग की शुरुआत तो हिंदुस्तान में बहुत पहले ही हो गई थी। मुगलों के जमाने से ही मॉब लिंचिंग की कहानी और अब तक ये अपराध मॉब लिंचिंग की कहानी बदस्तूर जारी है। ये कांग्रेस काल में भी मॉब लिंचिंग होती थी, लेकिन हाँ, वो दौर था तब मॉब लिंचिंग को मॉब लिंचिंग का नाम नहीं दिया गया था। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हमारे चर्चा करने का केंद्र बिंदु है, वो है लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है। हम सभी जानते हैं कि 160 सालों से चल रहा इंडियन पैनल कोड और सीआरपीसी, अब वो गुजरे जमाने की बात होने वाली है, उस पर बदलाव होने वाला है। 160 साल पुराने आईपीसी सीआरपीसी क्यों कहें, तो उनके दिन अब लद गए हैं। अब इनमें बदलाव की कहानी होने वाली है, अब इनमें बदलाव होने वाले हैं। इसी से रिलेटेड कल लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब कानून में परिवर्तन होने वाला है। हमने कई सालों तक, कई दिनों तक आजादी के बाद ब्रिटिश कानूनों को ढोया है, जो अब प्रासंगिक भी नहीं है, अब भारत में जरूरी भी नहीं है। कई ऐसे कानून हैं, अब उनमें बदलाव की रूपरेखा होनी चाहिए। उन्होंने कहा है, पहला पॉइंट, देशद्रोह का कानून हटेगा। जो देशद्रोह का कानून ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को फंसाने के लिए लादा गया था, अब वो हटेगा। भगोड़ों को भी मिल सकेगी सजा। अब तक हमने देखा है कि जो भगोड़ा हिंदुस्तान में अपराध करके भाग जाया करते थे, कि जब तक वो भारत में नहीं आते हैं तब तक उन पर सजा लागू नहीं होती थी। अब वो कानून भी हट जाएगा और झूठी पहचान बताकर शादी करने वालों पर कठोर दंड भी लादे जाएंगे। अमित शाह ने इन्हीं कानूनों से रिलेटेड 3 विधेयक को भी लोकसभा में पेश किया है और उस पर चर्चाएं भी हुई, उस पर बातें भी हुई। आइए हम उस पर विस्तार से बात करते हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, या कहें भाजपा की सरकार, ने अंग्रेजों के बनाए कानूनों में अब लगातार संशोधन कर रही है। इसके तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरे शुक्रवार 11 अगस्त 2023 को संसद में 3 विधेयक पेश किए हैं। सरकार ने राजद्रोह कानून को खत्म कर दिया है। अमित शाह ने अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार का उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना है, न कि सजा देना। गृह मंत्री ने संसद में भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल पेश किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पैनल कोड को अब भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा। उन्होंने मॉब लिंचिंग से लेकर भगोड़े अपराधियों को लेकर कानून में कई सारे बदलाव की पेशकश की है। अमित शाह ने कहा कि इन विधेयकों से आपराधिक दंड संहिता में अमूलचूल परिवर्तन होगा। भारत के अधिकांश कानून अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, अंग्रेजों की देन है। इसको देखते इनमें बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब इन 3 विधेयकों को आगे की जांच के लिए संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा। इन कानूनों में बदलाव के लिए 4 साल तक गहन विचार विमर्श हुआ है और इसके लिए 158 बैठकें भी की गई हैं। नए विधेयक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वारा सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता को बदला जाएगा। उसमें अब 533 धाराएं होंगी, 160 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 धाराएं नई जोड़ी गई हैं
और 9 धाराओं को निरस्त किया गया है। इसी तरह भारतीय न्याय संहिता, यानी इसे हम अपने पढ़ते हैं इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता को रिप्लेस करेगी। इसमें पहले 511 धाराएं थी जो घटकर मात्र 356 धाराएं रह जाएंगी। इसमें 175 धाराओं में बदलाव हुआ है, 22 धाराएं वो निरस्त कर दी गई हैं। वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं होंगी। इसमें पहले 167 धाराएं थी। इनमें से 23 धाराओं को बदलाव किया है और एक धारा नई जोड़ी गई है। वहीं इसके 5 धाराओं को भी निरस्त कर दिया गया है। हमने पहले बात की कि राजद्रोह कानून खत्म किया गया है। ये राजद्रोह कानून ब्रिटिशर्स द्वारा भारत पर लादा गया था। जो भी इंसान ब्रिटिश के खिलाफ आवाज बुलंद करता था तो ब्रिटिशर्स उन पर राजद्रोह का कानून थोपकर उन्हें न्यायालय में भेज दिया करते थे और उनकी जो मांगे हुआ करती थी, उनका जो आंदोलन होता था, उसे वो सप्रेस कर दिया करते थे। जो राजद्रोह कानून खत्म किया गया है उस पर अमित शाह ने कहा कि राजद्रोह कानून को अंग्रेजों ने अपने शासन को बचाने के लिए बनाया गया था। इस सरकार ने राजद्रोह को पूरी तरह से खत्म करने का ऐतिहासिक फैसला किया है। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। इस कानून में अलगाववादी सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों, भारत की संप्रभुता एवं एकता को चुनौती जैसी बातों की इस कानून में व्याख्या की गई है। इस कानून में कोर्ट में सुनवाई के बाद उसकी आदेश आरोपित को पूरी संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार भी दिया गया है। बताते चले कि 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिक थॉमस मैकॉल द्वारा तैयार किया गया था। राजद्रोह के कानून का सबसे पहला उपयोग अंग्रेजों ने 1897 में बंगाल में बाल गंगाधर तिलक पर किया था। इसके अलावा 19 मार्च 1922 को गांधी जी के खिलाफ भी उन्होंने इसी कानून का इस्तेमाल किया था। ये तो हो गई झूठे कानून की जो हमने बात की। और जो दूसरी जो हमने बात की वो बदलाव की जो पेशकश की गई थी वो था झूठी पहचान बनाकर शादी करने का कठोर सजा। हमने अब देखते आए हैं, कहानियां सुनते भी आए हैं कि कोई रमेश नाम कर शादी करता है, बाद में वो अब्दुल निकल जाता है और अब्दुल निकलने के बाद जो लड़की से उसका निकाह हुआ होता है उसे मजबूरन उसके साथ स्टे करना पड़ता है। और इसमें जब कानून में प्रक्रिया में जाते थे, इसमें मामूली धाराएं थी, होता जाता कुछ नहीं था, एक ढाक के 3 पात होकर कहानी को सप्रेस कर दिया जाता था। अब ये झूठी पहचान कर शादी करना, झूठी पहचान बताकर नौकरियां हासिल करना, झूठी पहचान बताकर तमाम तरह की जो कुकृत्य करना, अब उस पर कहीं न कहीं लगाम लगाने की कोशिश केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है। गृह मंत्री ने महिलाओं के प्रति होने वाली यौन अपराध एवं सामाजिक अपराध, सामाजिक समस्याओं को देखते हुए भी कानून बनाया गया है। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वायदे और गलत पहचान बताकर यौन संबंध बनाने के मामले पर भी ध्यान दिया गया है। इस विधेयक में सामूहिक दुष्कर्म के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही 18 साल से कम आयु की लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों पर भी सजा का प्रावधान किया गया है। नए कानून में महिला की निजी तस्वीरों को सार्वजनिक करने पर भी सजा का प्रावधान है। पहली बार दोषी पाए जाने पर कम से कम 1 साल और अधिकतम 3 साल का सशक्त कारावास होगा। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 साल की सजा होगी। दोनों स्थिति में जुर्माना भी सरकार द्वारा वसूला जा सकता है। अब ये तीसरी कहानी है, स्नेचरों पर भी कानून की जद में हो। स्नेचर जो आप समझते हैं, स्नेचर जो है, जो स्मोक स्नेचर हैं, उन पर सरकार द्वारा कोई भी कानून लागू नहीं होता है। ये कानून के दायरे से बाहर है, लेकिन ये आज के दौर में एक गंभीर समस्या के तौर पर उत्पन्न होने लग गया है। खासकर आप शहरों में देखे होंगे तो स्नेचरों की जो कानून है, जिस पर कोई कानून की नियमावली लागू नहीं होती, उन पर समाज के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनते जा रही है। अमित शाह ने कहा कि स्नैचिंग के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था, यह चोरी नहीं थी, इसलिए बहुत सारे लोग बच जाते थे। नए कानूनों में स्नैचिंग के लिए भी प्रावधान किया गया है।
324 में गंभीर चोट के कारण निष्क्रियता की स्थिति हो जाती थी तो महज 7 साल की सजा होती थी। उन्होंने कहा अगर किसी को थोड़ी सी चोट लग जाए, वो 1 सप्ताह अस्पताल से बाहर आ जाए तो उसकी सजा को थोड़ा अलग किया गया है। अगर इस दौरान किसी को हमेशा के लिए अपंगता आती है तो उसकी सजा 10 साल या आजीवन कारावास भी की गई है। अब आते हैं तीसरी पॉइंट में। तीसरा पॉइंट है जो उन्होंने कहा था, भगोड़ों को सजा और मॉब लिंचिंग पर कठोर सजा। हम देख रहे हैं 2014 के बाद से हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग की कहानियों पर मीडिया ने कुछ अत्यधिक ही ध्यान देना शुरू कर दिया है। अगर हम बात करें मॉब लिंचिंग की शुरुआत की, तो मॉब लिंचिंग की शुरुआत तो हिंदुस्तान में बहुत पहले ही हो गई थी। मुगलों के ज़माने से ही मॉब लिंचिंग की कहानी और अब तक ये अपराध मॉब लिंचिंग की कहानी बदस्तूर जारी है। ये कांग्रेस काल में भी मॉब लिंचिंग होती थी, लेकिन हाँ, वो दौर था तब मॉब लिंचिंग को मॉब लिंचिंग का नाम नहीं दिया गया था। और भगोड़ों को सजा वाली कहानी, यहाँ अपराध किए, हिंदुस्तान से बाहर भाग गए, और जब तक वो भारत में नहीं आएंगे तो कोर्ट में पेश नहीं होंगे, तब तक कोई सजा निर्धारित नहीं होगा। अब उन कानूनों पर सरकार ने अमल किया है, उनमें बदलाव किया है। नए विधेयकों में भगोड़े अपराधियों के लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। अमित शाह ने कहा कि सबसे बड़ा नाम मुंबई ब्लास्ट का दाऊद इब्राहिम के सारे केसों में वो वांछित है, वो भाग गया, इसलिए फिलहाल उसका ट्रायल नहीं होता है। नए कानूनों के तहत सेशन कोर्ट जज पूरी प्रक्रिया के बाद जिसे भगोड़ा घोषित करेंगे उसकी अनुपस्थिति में भी ट्रायल होगा और इसे सजा भी दी जाएगी। अमित शाह ने कहा कि जो अपराधी देश छोड़कर भाग जाते हैं उसके विरुद्ध 10 साल की सजा की प्रावधान लाया गया है। इसके अलावा सरकार ने मॉब लिंचिंग पर कठोर सजा का प्रावधान किया है। इस कानून में मॉब लिंचिंग के लिए आजीवन कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान भी किया गया है। अब एक इसमें टॉपिक और रह गया है जो कल लोकसभा में चर्चा की गई थी कि कैदियों की सजा माफी के लिए कानून। अक्सर हम देखे गए हमारे देश में जो कुछ रसूख वाले जो कैदी होते हैं, वो बड़े से बड़े अपराध में उनकी संलिप्तता रहती है। उनका रसूख का वजह होता है कि उनकी पैरवी होती है कि उनकी सजा में कमी कर दी जाती है। अब इस पर भी कानून में बदलाव किया गया है। सजा माफी को हमारे देश में राजनीतिक इस्तेमाल करने का मुद्दा भी अमित शाह ने उठाया है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत अगर किसी कैदी की सजा माफ करनी है तो मृत्यु की सजा को आजीवन कारावास में बदला जा सकेगा। इसके अलावा आजीवन कारावास की सजा को 7 साल तक ही माफ किया जा सकता है। वहीं 7 साल के कारावास को 3 साल के लिए माफ किया जा सकता है। अमित शाह ने कहा कि राजनीतिक रसूख रखने वाले व्यक्तियों को भी सजा भुगतनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो राजनीतिक रसूख वाले हैं वो ये ना सोचें कि वो जो है अपराध से उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा। ये जो पूरी कहानी, पूरी चरित्र जो हमने सुनाया, जो बताया, जो कल अमित शाह ने लोकसभा में जो बोला था, उन पूरी कहानियों को, जो कानून में बदलाव वाली जो पृष्ठभूमि है, उसको मैंने आपके समझ रखने की कोशिश की है। लेकिन हाँ, ये जरूर स्वागत योग्य कदम है कि 160 साल पुराने सीआरपीसी और आईपीसी की धाराओं में जो परिवर्तन की गई है वो कहीं ना कहीं आज के वक्त की मांग भी है और आज के वक्त की वो जरूरत भी है। क्योंकि कई ऐसे कानून आईपीसी की धाराओं में, हमने जर्नलिज्म में जब कानून की हमने बहुत बारीकियां पढ़ी, वो कानून 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी तक तो ठीक लगते थे, लेकिन आजाद भारत में वो कानून, वो दंड प्रावधान, वो कहीं से भी मानवीय मूल्यों पर सार्थक होते नजर नहीं आते। कुछ कानून तो ऐसे हैं जिनकी कोई जरूरत भी नहीं है, जो कभी अप्लाई भी नहीं होते, वो भी कानून के नाम पर थोपा गया है। वो कानूनी कहानी, कानूनी प्रावधान की कहानी को बयान करता नजर आता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का रेड बटन आप जरूर दबाएं। तो दोस्तों, हमें सहयोग करना चाहते हैं, हमारी पत्रकारिता को बल देना चाहते हैं, वो हमें फोन पे, पेटीएम, गूगल पे पर फ्लैश होते नंबरों पर आर्थिक अनुदान कर हमारी पत्रकारिता को भी बल दे सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।